दोस्तों, मेरा नाम अर्नव है और ये मेरी ज़िंदगी की वो सच्ची कहानी है जिसने मेरी सोच, मेरे रिश्तों और मेरे पूरे जीवन का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। मैं एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा जहाँ लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पूरे मोहल्ले में फैलने में देर नहीं लगती थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ वसुंधरा, मेरी छोटी बहन अन्वी और मैं थे। मेरे पिता हमारे साथ नहीं रहते थे। जब मैं केवल 5 साल का था तब वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। उनके जाने की वजह क्या थी, ये बात मेरी माँ ने कभी हमें नहीं बताई। उन्होंने ना कभी उनका जिक्र किया और ना ही घर में उनकी कोई तस्वीर रहने दी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे जीवन में पिता नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। माँ ने अकेले ही हम दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। वो सुबह से शाम तक कपड़ों की फैक्ट्री में मेहनत करती थी, जहाँ दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। हमारी आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर थी कि हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसमें रसोई, बैठक और सोने की जगह सब कुछ एक साथ था। बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी और हमें घर के अलग अलग कोनों में बाल्टियां और बर्तन रखकर रात गुजारनी पड़ती थी। मुश्किलों से भरी जिंदगी होने के बावजूद माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा हमें यही समझाती थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और ईमानदारी होती है। उनका कहना था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। माँ की यही बातें मेरे दिल में गहराई से बस गई थी। मैंने बचपन से ही तय कर लिया था कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी माँ व बहन की सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैंने पढ़ाई को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बना लिया। मैं हर परीक्षा में पूरे मन से मेहनत करता और हमेशा अच्छे अंक लाता। स्कूल के शिक्षक भी मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे। जब भी मेरा रिजल्ट आता, माँ की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता। वो खुशी खुशी पड़ोसियों से कहती थी कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा और हमारी किस्मत बदल देगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला पैदा होता था। मेरी छोटी बहन अन्वी मुझसे 4 साल छोटी थी। वो बहुत ही सीधी, समझदार और मासूम लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा अपनापन और मासूमियत झलकती थी। उसे मेरे साथ समय बिताना सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं जैसे ही स्कूल से घर लौटता, वो दौड़कर दरवाजे तक आ जाती और पूरे दिन की छोटी छोटी बातें बड़े उत्साह से मुझे सुनाती। उसकी मुस्कान देखकर दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। मैं भी उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था और हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा का ध्यान रखता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन इसी दौरान मैंने माँ के स्वभाव में एक अजीब बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले वो हर बात प्यार और धैर्य से समझाती थी, मगर अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। वो अक्सर चुप रहती और कभी कभी बिना किसी वजह के हम पर नाराज हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। मुझे लगता था कि शायद लगातार संघर्ष, जिम्मेदारियों का बोझ और अकेलेपन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है, या फिर कोई ऐसा राज है जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी है। उस समय मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करूं, पढ़ाई में सफल हो जाऊं और जल्दी एक अच्छी नौकरी हासिल कर लूं, तो शायद माँ की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आएगी। यही सोचकर मैंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। आखिरकार 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया और मैंने पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल किया। मेरा नाम अखबारों में छपा, स्कूल में मेरा सम्मान हुआ और पूरे मोहल्ले में मेरी चर्चा होने लगी। उस दिन माँ की आंखों में लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरी पीठ थपथपाई और भावुक होकर इतना ही कहा, बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। 10वीं में जिले में पहला स्थान हासिल करने के बाद मुझे लगा था कि अब हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। मुझे विश्वास था कि मेरी सफलता देखकर माँ के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी है वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ समय बाद माँ फिर पहले जैसी हो गई। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, बिना वजह गुस्सा करती और अक्सर मुझे और अन्वी को ही हर परेशानी का जिम्मेदार ठहराने लगती।
कभी कहती कि मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं समझता, कभी अनवी को निकम्मी कह देती और कभी ये शिकायत करती कि हम दोनों उनकी मेहनत और त्याग की कोई कदर नहीं करते। उनकी बातें सुनकर मेरा मन दुखी हो जाता, क्योंकि हम दोनों हमेशा उनकी हर बात मानने की कोशिश करते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर उनके अंदर इतनी बेचैनी और गुस्सा क्यों भर गया है। एक दिन उन्होंने अचानक फैसला सुनाया कि अब अनवी भी उनके साथ फैक्ट्री में काम करने जाएगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत विरोध किया। मैंने माँ को समझाया कि अनवी अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र पढ़ाई करने की है, मेहनत मजदूरी करने की नहीं। अगर उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई तो उसका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन माँ अपने फैसले पर अड़ी रही। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि सिर्फ पढ़ाई से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए कमाई भी जरूरी होती है। उनकी बात के आगे मेरी एक न चली। घर में वही अंतिम फैसला करती थी, इसलिए मजबूरी में मुझे चुप रहना पड़ा। अगले ही दिन से अनवी माँ के साथ फैक्ट्री जाने लगी। वो रोज सुबह अंधेरा रहते उठती, जल्दी जल्दी तैयार होती और माँ के साथ काम पर निकल जाती। देर रात जब वो घर लौटती तो उसका चेहरा थकान से बुझा हुआ दिखाई देता। पहले जो मासूम मुस्कान उसके चेहरे पर हर समय रहती थी, वो जैसे कहीं खो गई थी। उसकी चमकती आंखों में अब सिर्फ थकावट और एक अनकही उदासी नजर आती थी। मैं जब भी उससे पूछता कि वहाँ सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, वो हमेशा हल्की सी मुस्कान देकर यही कहती, भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुनाती थी। मैं समझ आता था कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही है, मगर शायद मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। समय के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी लगन से जारी रखी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी अच्छे अंक हासिल किए और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उस दिन मुझे लगा कि अब मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मैं हर पल यही सपना देखता था कि पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी करूंगा, माँ और अनवी को इस कठिन जिंदगी से बाहर निकालूंगा, उन्हें फैक्ट्री की मजदूरी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाऊंगा और एक ऐसा घर खरीदूंगा जहां उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। यही सपना मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था और उसी के सहारे मैं दिन रात मेहनत करता रहा। कॉलेज में मेरी मुलाकात प्रिया से हुई। वो मेरी क्लास की सबसे समझदार और सुलझी हुई लड़कियों में से एक थी। पढ़ाई के दौरान हमारी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कब वो प्यार में बदल गई हमें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके अपने दिल की बात मुझसे कह दी। उसने बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने भी बिना किसी झिझक के अपने प्यार का इजहार कर दिया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और फिर अपने परिवार की रजामंदी से शादी करेंगे। शुरुआत में जब प्रिया ने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया तो उन्हें कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें मेरी आर्थिक स्थिति का पता चला कि मेरी माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है और हमारा परिवार बेहद साधारण है, उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये बात मेरे दिल पर गहरी चोट बनकर लगी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में इंसान की अच्छाई से ज़्यादा उसकी हैसियत और पैसा देखा जाता है। प्रिया भी अपने परिवार के फैसले से बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी। मैंने उससे कहा कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि लोग मेरी गरीबी नहीं, मेरी कामयाबी को पहचानेंगे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई और हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। इसी दौरान माँ की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वो पहले की तरह मजबूत नहीं रही। अक्सर उन्हें कमजोरी महसूस होती, बार बार बुखार आ जाता और छोटी सी मेहनत करने पर भी उनकी सांस फूलने लगती। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर उन्होंने आराम नहीं किया तो उनकी हालत और ख़राब हो सकती है, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि वो काम छोड़ देती। घर का खर्च उनकी कमाई से भी चलता था, इसलिए मजबूरी में उन्हें बीमारी के बावजूद फैक्ट्री जाना पड़ता था। माँ की ये हालत देखकर मैंने तय कर लिया कि अब मुझे किसी भी कीमत पर जल्दी नौकरी करनी होगी। पढ़ाई पूरी होते ही मुझे एक निजी कंपनी में काम मिल गया। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो लगा जैसे मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। हालांकि वेतन ठीक ठाक था,
लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने सारे सपने तुरंत पूरे कर पाता। फिर भी मैंने सबसे पहले माँ और अनवी से कहा कि अब उन्हें फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भरोसा दिलाया कि अब घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। लेकिन माँ ने मेरी बात प्यार से टाल दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अभी तेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, तुझे बहुत आगे बढ़ना है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरे सपनों पर कोई बोझ आए। उस समय मुझे सच में लगा कि माँ मेरे भविष्य की चिंता कर रही है और इसलिए चाहती है कि मैं बिना किसी बोझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उनके लिए और भी सम्मान बढ़ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस फैसले के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिससे मैं पूरी तरह अनजान था। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते अनवी 16 साल की हो गई। जो वो बचपन वाली चंचल और हंसमुख लड़की नहीं रही थी, वह बेहद खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूम चमक जैसे कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती, जैसे वो किसी गहरे दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रही हो। पहले वो हर छोटी बड़ी बात मुझसे साझा करती थी, लेकिन अब ज़्यादातर चुप रहती। जब भी मैं उससे पूछता कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है, वो हल्की सी मुस्कान के साथ यही कह देती, कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। उसकी ये मजबूर मुस्कान मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। मैं यही समझता रहा कि फैक्ट्री की कठिन मेहनत और कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ ही उसे इतना खामोश बना रहा है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जैसे ही मेरी नौकरी पूरी तरह स्थिर हो जाएगी और मेरी कमाई बढ़ेगी, मैं सबसे पहले अनवी को फिर से स्कूल भेजूंगा ताकि उसका अधूरा सपना पूरा हो सके। मुझे लगता था कि बस यही उसकी सारी परेशानियों का हल है, लेकिन वह सच्चाई से कोसों दूर था। उसकी आंखों में छिपा दर्द किसी और वजह से था और उस राज को मेरी माँ मुझसे पूरी तरह छुपाकर रखे हुए थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस में मुझे ऐसी खबर मिली जिसने मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहने दिया। मेरी मेहनत को पहचानते हुए कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और मेरी तनख्वाह पहले से दुगनी कर दी। मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपनों को पंख लग गए हों। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा, अब माँ और अनवी की ज़िंदगी बदल जाएगी। घर पहुँचते ही मैंने दोनों को ये खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि आज उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज है। अनवी ने भी मुस्कुराकर मुझे बधाई दी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसी समय माँ से कहा कि अब उन्हें फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भरोसा दिलाया कि अब घर की हर जिम्मेदारी मैं आसानी से उठा सकता हूँ, लेकिन माँ ने एक बार फिर मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से काम करते करते उन्हें इसकी आदत हो गई है और वो अचानक घर पर बैठकर नहीं रह सकती। उनकी बात मुझे उस समय बिल्कुल स्वाभाविक लगी। मैंने सोचा कि शायद लंबे संघर्ष के बाद काम ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन फिर एक शाम माँ ने अचानक मुझसे कहा कि अब उन्हें अनवी की शादी की चिंता सताने लगी है। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत कहा कि अभी तो अनवी बहुत छोटी है, उसे इतनी जल्दी शादी के बंधन में क्यों बांधना चाहती हैं। माँ ने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और जितनी जल्दी उसका घर बस जाए उतना ही अच्छा रहेगा। उस समय मुझे माँ की बात गलत नहीं लगी, क्योंकि हमारे समाज में कई परिवार लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देते थे। मैंने सोचा कि शायद माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हैं और यही उन्हें सही लग रहा है, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। कुछ दिनों बाद माँ ने बड़े विश्वास के साथ बताया कि उन्होंने अनवी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अमीर है, उसका परिवार समाज में काफ़ी सम्मानित माना जाता है और वहाँ अनवी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ बार बार यही समझाती रही कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता और हमें बिना देर किए हाँ कर देनी चाहिए। मैंने धीरे से कहा कि अनवी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, उसे अपने सपनों का भी तो हक है। लेकिन माँ ने मेरी बात बीच में ही रोक दी और सख्त लहजे में बोली
कि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी एक अच्छा घर और सुरक्षित भविष्य होता है। उनके इस जवाब के बाद मैं चुप हो गया, क्योंकि बचपन से मैंने हमेशा उनकी बात मानी थी। मगर जब अन्वी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने घबराकर माँ से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। उसका सपना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने का है और वह अपनी पढ़ाई हर हाल में पूरा करना चाहती है। अन्वी की बात सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा कि वो बेकार की बातें करना बंद करे, क्योंकि जो फैसला लिया गया है वही उसके भले के लिए है। माँ की सख्त बातें सुनकर अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैं उससे बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा कि शायद कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा और अन्वी भी इस बात को स्वीकार कर लेगी, लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित हुआ। हालात दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होते चले गए। एक दिन माँ किसी वजह से अन्वी को फैक्ट्री से समय से पहले घर भेजकर खुद वहीं रुक गई। उस दिन क्या हुआ, इसकी सच्चाई मुझे काफ़ी बाद में पता चली। इतना ज़रूर समझ आया कि उसी दिन अन्वी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थी। उसके चेहरे पर डर, दर्द और गहरी शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वो पहले से भी ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी। मेरा दिल घबरा उठा। मैंने कई बार उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, किसने उसे इस हालत में पहुंचाया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। उसकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसी रात मैंने तय किया कि अब मुझे माँ से साफ साफ बात करनी ही होगी। मैंने उनसे पूछा कि अन्वी इतनी टूटी हुई क्यों लग रही है और आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन माँ ने बिना किसी चिंता के बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। वो भी छोटी है और छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। माँ का ये व्यवहार मुझे बेहद अजीब लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भी इतनी बेपरवाह रह सकती है। फिर भी मैं चुप रह गया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ज़्यादा सवाल किए तो बात और बिगड़ जाएगी। अगले कुछ दिनों में अन्वी की हालत और ख़राब होती चली गई। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। उसने ठीक से खाना खाना लगभग छोड़ दिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी और ज़्यादातर समय अपने कमरे में चुपचाप लेटी रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। मैंने माँ से कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब उसका नाटक है और थोड़ा समय मिलने पर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। उस समय मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद माँ सही कह रही हो, लेकिन मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा सच मुझसे छुपाया जा रहा है। एक रात जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी अन्वी के कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक गया। वो रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत कमरे में पहुंचा तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बनावटी मुस्कान के साथ बोली कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। उसकी बात सुनकर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो बहुत बड़ा दर्द अपने अंदर दबाए बैठी है, लेकिन हर बार की तरह उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, या फिर उसे इस बात का डर था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो माँ उससे और नाराज हो जाएगी। उस रात उसकी वो दर्द भरी आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंजती रही। मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं सका, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी की नींव ही हिला दी। जब मैं उठा तो पता चला कि अन्वी घर में नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं आसपास गई होगी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटी तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी।
मैंने माँ से पूछा कि अन्वी कहाँ गई है। उन्होंने बिना किसी घबराहट के कहा कि रात में उसकी एक सहेली बीमार थी, उसे देखने के लिए वो बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अन्वी की ऐसी कोई दोस्त नहीं थी जिसके घर वो रात में अकेली चली जाए। वो तो बिना बताए घर से बाहर कदम तक नहीं रखती थी। उसी पल मेरे मन में पहली बार माँ की बातों पर शक हुआ। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने बिना देर किए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और माँ से भी कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने हर बार वही कहानी दोहराई कि अन्वी अपनी बीमार सहेली से मिलने गई थी। मेरे मन का शक अब और गहरा हो चुका था, मगर मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे मैं अपनी बात साबित कर पाता। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन अन्वी का कहीं कोई पता नहीं चला। मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और पूरा समय उसे ढूंढने में लगा दिया। मैंने उसकी तस्वीरें छपवाकर जगह जगह लगाई, लोगों से पूछताछ की, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से संपर्क किया, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। ऐसा लगने लगा जैसे अन्वी अचानक इस दुनिया से गायब हो गई हो। मैं हर दिन उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम टूटा हुआ घर वापस लौट आता। इसी मुश्किल दौर में एक दिन प्रिया का फ़ोन आया। उसने मुझसे तुरंत मिलने के लिए कहा। जब मैं उससे मिला तो उसने बताया कि लंबे समय बाद उसके परिवार वाले आखिरकार हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं और अब वो बिना किसी रुकावट के मुझसे शादी कर सकती है। प्रिया की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। एक तरफ मेरी बहन कई दिनों से लापता थी और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ प्रिया हमारी शादी की बात कर रही थी। मैं उसकी भावनाओं की कदर करता था, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अन्वी को ढूंढने पर था। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा कि जब तक मेरी बहन सुरक्षित वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने उसे पूरी घटना बताई कि किस तरह अन्वी अचानक गायब हो गई और पुलिस की जांच के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पाया। मेरी बातें सुनकर प्रिया भी भावुक हो गई। उसने मुझे समझाया कि मैं खुद को इस तरह ख़त्म ना करूं और उम्मीद बनाए रखूं, लेकिन मेरे लिए अपनी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसके बिना हर दिन मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और बस एक ही दुआ करता था कि किसी तरह अन्वी मिल जाए। इसी बीच एक दिन जब मैं अचानक घर पहुंचा तो देखा कि माँ किसी अनजान आदमी से धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। मुझे देखते ही वो आदमी घबराया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही मैंने माँ से पूछा कि वो कौन था, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि वो कोई दूर का रिश्तेदार था। उनके जवाब में मेरे मन का शक और गहरा कर दिया। मुझे लगा कि वो फिर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। इस बार मैंने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। मैं चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ा। वो शहर से दूर एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा था। मौका मिलते ही मैंने उसे रोक लिया और सीधे पूछा कि वो हमारे घर किस काम से आया था। पहले तो उसने मुझे घूरकर देखा और फिर पूछा कि मैं कौन हूँ। जब मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं उसी घर का बेटा हूँ, तब उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि मेरी माँ ने उससे पैसों की मांग की थी और वो वही पैसे लेने आया था। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने तुरंत पूछा कि आखिर इतने पैसे किस लिए चाहिए थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। उसके मुंह से ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर पूछा कि मेरी बहन कहाँ है और उसे क्या हुआ है। कुछ पल सोचने के बाद उसने जेब से एक कागज निकाला। उस पर एक पता लिखा और कहा कि अगर सच्चाई जाननी है तो वहां चले जाओ। मैं बिना एक पल गवाए उस पते पर पहुंच गया। वो शहर से काफ़ी दूर बना एक बड़ा लेकिन बेहद सुनसान मकान था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, मगर अंदर का माहौल अजीब तरह की खामोशी से भरा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। मैंने उससे अन्वी के बारे में पूछा, लेकिन उसने घबराकर कहा कि यहाँ उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। उसकी आवाज़ और चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे साफ महसूस हो गया कि वह सच नहीं बोल रही। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और सीधे घर के अंदर चला गया, एक एक कमरे में तलाश करता हुआ। जब मैं
सबसे आखिरी कमरे तक पहुंचा तो वहां एक दृश्य देखकर मेरी सांसें जैसे थम गई। सामने अन्वी थी। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह बेहोशी जैसी हालत में बंधी हुई पड़ी थी। उसे उस हालत में देखकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। मैंने कांपती आवाज में उसका नाम पुकारा। मेरी आवाज सुनते ही उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे सामने देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके चेहरे पर डर, दर्द और बेबसी एक साथ दिखाई दे रहे थे। मैंने तुरंत उसे बंधनों से आज़ाद किया और अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बार बार यही कहती रही कि उसे लगा था कि मैं कभी उसे लेने नहीं आऊँगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने उसे संभालते हुए पूछा कि आखिर ये सब किसने किया और उसे यहाँ क्यों रखा गया। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने जो बात बताई उसे सुनकर मैं पत्थर का हो गया। उसने बताया कि उसे यहाँ लाने वाले के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी अपनी माँ का हाथ है। पैसों के लालच में माँ ने कुछ लोगों के हवाले उसे कर दिया था और उसी वजह से वो कई दिनों तक इस घर में कैद रही। यह सुनते ही मेरे लिए अपनी ही माँ पर विश्वास करना नामुमकिन हो गया। जिस औरत ने हमें जन्म दिया, जिसके त्याग पर मुझे हमेशा गर्व था, उसी के बारे में ऐसा सच मेरी पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी था। किसी तरह मैं अन्वी को वहां से लेकर बाहर निकला और सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद बताया कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। मैंने बिना देर किए इलाज शुरू करवाया और अपनी पूरी ताकत उसकी जान बचाने में लगा दी। पैसे, समय और मेहनत, जो कुछ भी मेरे पास था, मैंने सब उसकी ज़िंदगी के लिए लगा दिया। लेकिन लंबे समय तक सहा हुआ दर्द, लगातार मिली यातनाएं और गहरा मानसिक आघात उसके शरीर और मन दोनों को बुरी तरह तोड़ चुके थे। इलाज शुरू होने के बाद भी उसकी हालत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। वो दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिखाई देता था। वो हर छोटी आवाज़ पर सहम जाती थी। मुझे समझ आ गया था कि उसके शरीर के घावों से भी ज़्यादा गहरे जख्म उसके मन पर लगे थे, जिनसे बाहर निकलना उसके लिए सबसे कठिन लड़ाई बनने वाला था। अस्पताल में इलाज के दौरान एक रात अन्वी ने कांपती हुई आवाज़ में मेरा हाथ पकड़ा और बोली, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मुझे बहुत शर्म आती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से समझाया कि उसने कोई गलती नहीं की है। मैंने कहा कि वो बिल्कुल मासूम है और जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए वो नहीं बल्कि वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि उसे खुद को कभी दोषी नहीं मानना चाहिए। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी अपने दिल का पूरा दर्द मुझे नहीं बता पा रही थी। वो बार बार मुझे कहना चाहती थी, फिर रुक जाती। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि अब मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात काफ़ी देर तक मैं उसके पास बैठा रहा। जब मुझे लगा कि वो सो गई तब मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक सुबह बन गई। मैं रोज़ की तरह उसे देखने उसके कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराकर खिड़की के पास गया और नीचे नज़र डाली। वहाँ जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्वी नीचे पड़ी थी और बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। मेरी चीख निकल गई और मैं भागता हुआ नीचे पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मुझसे छिन गई हो। तभी मेरी नज़र उसके हाथ में दबे एक कागज़ पर पड़ी। कांपते हाथों से मैंने वो चिट्ठी खोली। उसमें उसने लिखा था कि वो अब इस दर्द के साथ और नहीं जी सकती। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और लिखा कि मैं उसके लिए हमेशा सबसे प्यारा इंसान रहा, लेकिन उसके अंदर जो घाव बन चुके हैं उन्हें वो कभी भर नहीं पाएगी।
उसने ये भी लिखा कि माँ ने उसे धोखा दिया, उसे उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया। हर दिन डर और तकलीफ के बीच जीते जीते वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिर में उसने सिर्फ इतना लिखा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और चाहती है कि मैं अपना ख्याल रखूं। वो चिट्ठी पढ़ते ही मैं बुरी तरह टूट गया। मैं अपनी बहन को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा, बार बार उसके नाम से पुकारता रहा, लेकिन अब कोई जवाब मिलने वाला नहीं था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे बचा नहीं सका। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने पूरे घर की जांच शुरू की और अन्वी के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मुझसे लगातार सवाल पूछे जाने लगे, क्योंकि उस समय घर में मैं ही मौजूद था, इसलिए पुलिस को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है। मैंने तुरंत अन्वी की लिखी हुई चिट्ठी उन्हें दिखाई और पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद ये कहानी मैंने खुद को बचाने के लिए बनाई है। उनकी नज़रों में मैं मुख्य संदिग्ध बन चुका था। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा शुरू हो गया। मेरी परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरी अपनी माँ ने पुलिस के सामने मेरे खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं अन्वी पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखता था, उसे डांटता, फटकारता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। ये सब सुनकर मैं पूरी तरह स्तंभ रह गया। जिस माँ को मैं हमेशा सम्मान देता आया था, वही मुझे अपराधी साबित करने में लगी हुई थी। अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। मेरे वकील ने पूरी मजबूती से मेरा पक्ष रखा। उन्होंने अदालत में अन्वी की चिट्ठी पेश की और उस आदमी को भी गवाह के रूप में बुलाया जिसने मुझे वो पता दिया था जहां से मैंने अन्वी को छुड़ाया था। दूसरी तरफ माँ लगातार हर आरोप से इनकार करती रही। उनका कहना था कि वो उस घर या वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पुलिस ने उस मकान की दोबारा गहन तलाशी ली और जहां अन्वी को बंद करके रखा गया था, वहां से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। मकान भले किसी और के नाम पर दर्ज था, लेकिन कुछ कागजात पर मां के हस्ताक्षर मौजूद थे। उन दस्तावेजों से साफ साबित हो गया कि अन्वी को वहां पहुंचाने के सौदे में मां की सीधी भूमिका थी। इतने मजबूत सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने मां को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में उन्होंने हर बात से इनकार किया, लेकिन जब एक एक करके सारे सबूत उनके सामने रखे गए, तब आखिरकार उनका झूठ टूट गया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कबूल किया कि भारी कर्ज और पैसों के लालच में उन्होंने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। उनका कहना था कि वो कर्ज चुकाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उस लालच ने उन्हें इतना अंधा बना दिया कि उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी और उसके भविष्य की भी परवाह नहीं रही। माँ का सच सामने आने के बाद मेरे अंदर गुस्से और दर्द का ऐसा तूफान उठा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनसे पूछा कि क्या अपनी ही बेटी का सौदा करते समय उनके हाथ नहीं कांपे? क्या उन्हें एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो उनकी अपनी संतान है? मेरी बात सुनकर माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अन्वी के साथ इतना भयानक व्यवहार होगा। वो सिर्फ अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहती थी और उन्हें लगता था कि पैसों से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उनसे कहा कि कोई भी मजबूरी अपनी बेटी को बेचने का बहाना नहीं बन सकती। अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जिसने अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर भी उनके चेहरे पर वो पछतावा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। आखिरकार अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कानून ने अपना काम कर दिया था, लेकिन मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ। मेरी बहन हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरी माँ सलाखों के पीछे थी। एक ही पल में मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। मैं उस छोटे से घर में बिल्कुल अकेला रह गया, जहाँ हर दीवार, हर कोना, हर सामान मुझे अन्वी की याद दिलाता था।
उसके हंसने की आवाज़, उसकी मासूम बातें और उसका इंतजार करती आंखें हर पल मेरे सामने घूमती रहती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे वो अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा मुझे सच्चाई का एहसास करवा देता। जिंदगी जैसे बिना किसी मकसद के चल रही थी। ऐसे ही एक दिन डाकिया मेरे लिए एक लिफाफा लेकर आया। उस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ मेरा पता था। मैंने हैरानी से वो पत्तर खोला तो उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में मैं और छोटी सी अन्वी बचपन के दिनों में खड़े थे और हमारे पास एक ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे कुछ पंक्तियां लिखी थी। उनमें लिखा था कि मेरी माँ ने मुझसे कई सच्चाइयाँ छुपा रखी हैं और तस्वीर में दिखाई देने वाला आदमी मेरा असली पिता है। साथ ही ये भी लिखा था कि वो आज भी जिंदा है और मुझसे मिलना चाहता है। ये पढ़ते ही मैं पूरी तरह हैरान रह गया। जिस पिता के बारे में मैंने बचपन से सिर्फ इतना जाना था कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, वो आज जिंदा थे और मुझसे मिलने की इच्छा रखते थे। मेरे मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। आखिर इतने वर्षों तक वो कहाँ थे? उन्होंने कभी हमसे संपर्क क्यों नहीं किया और अब अचानक ये पत्थर किसने भेजा? बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मुझे इस सच्चाई तक जरूर पहुंचना चाहिए। पत्थर में जो पता लिखा था वो एक दूर के गांव का था। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद मैं वहां पहुंचा। गांव के किनारे बने एक साधारण से घर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे उसकी आंखों में अपने जैसा अपनापन महसूस हुआ। मुझे समझ आ गया कि शायद यही वो इंसान है जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ। उसने मुझे देखते ही कांपते हुए कदमों से उठकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो मेरे सामने आकर रूंधे गले से सिर्फ इतना कह पाया, अर्नव बेटा। लेकिन मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि उसके इस एक शब्द ने भी मेरे दिल का दर्द कम नहीं किया। मैंने सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन है और अगर सचमुच मेरा पिता है तो इतने साल पहले हमें छोड़कर क्यों चला गया था। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे घर के अंदर बिठाया, अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम महेंद्र है और वो पहले एक साधारण किसान था। उसके मुताबिक मेरी माँ के बड़े भाई ने उसके खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि महेंद्र ने उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है। इस झूठी बदनामी ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे अपराधी मान लिया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने कई बार मां को अपनी बेगुनाही समझाने की कोशिश की, लेकिन मां ने भी उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार उसने ये सोचकर सब छोड़ दिया कि शायद उसके चले जाने से मां और बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद हमारा परिवार किस अंधेरे में चला जाएगा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने उसे अन्वी की मौत और माँ के जेल जाने की सच्चाई बता दी। ये सुनते ही वो पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने दुख भरी आवाज में कहा कि उसे हमेशा लगता था कि मेरी माँ कुछ गलत फैसले ले रही है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठेगी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ रह सकता हूँ। उसने कहा कि वो मुझे अपने बेटे की तरह अपनाना चाहता है और जो साल उसने खो दिए उन्हें जितना हो सके उतना सुधारना चाहता है। लेकिन मेरे दिल में जमा वर्षों का दर्द इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे लिए पिता का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि साथ निभाने का होता है। जब मुझे और मेरी बहन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो हमारे साथ नहीं थे। माँ ने हमें धोखा दिया, अन्वी हमेशा के लिए चली गई और अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मैंने कहा कि मैं अब अकेले जीना सीख चुका हूँ और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर महेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने नम आंखों से कहा कि वह जानता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अगर उसके हिस्से में जरा सा भी मौका बचा है तो वो अपनी हर गलती सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहता है और चाहता है कि मैं उसे एक बार अपनी बात साबित करने का अवसर जरूर दूं। महेंद्र की बातें सुनने के बाद मैं कुछ
बोल नहीं पाया। मेरे मन में एक साथ अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या वो सचमुच मेरे पिता हैं? क्या उन्होंने सच कहा है कि या फिर ये भी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है? क्या माँ ने उन्हें सच में गलत समझकर छोड़ दिया था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी? सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या माँ के बाद के सारे फैसलों की जड़ कहीं उसी घटना से जुड़ी हुई थी? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने शांत स्वर में महेंद्र से कहा कि मुझे इन सब को समझने और स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इतने सालों से जिन बातों को सच मानकर मैं जी रहा था, आज अचानक सब कुछ बदल गया था। महेंद्र ने मेरी बात समझी और बिना किसी दबाव के मुझे घर जाने दिया। घर आकर मुझे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिली। मैं वो डायरी लेकर अपने कमरे में आया। उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात बैठकर एक एक पन्ना पढ़ा। हर पन्ने पर माँ का दर्द, उनकी बेचैनी, उनका गुस्सा, उनकी टूटती हुई जिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने लिखा था कि जब महेंद्र उनसे दूर चले गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो खुद को अकेला, असहाय और ठगा हुआ महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे उनके मन में ये डर बैठ गया कि गरीबी ही उनकी हर परेशानी की जड़ है। उन्हें विश्वास हो गया था कि अगर उनके पास बहुत पैसा होगा तो कोई उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा और उन्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इसी सोच ने उनके फैसलों को बदलना शुरू कर दिया। डायरी में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पैसों की ज़रूरत और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की चाह में उन्होंने अनवी के बारे में वो फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने लिखा था कि उन्हें लगा था कि किसी संपन्न परिवार में भेज देने से अनवी का भविष्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो ये समझ नहीं सकी कि उनका फैसला कितना भयानक साबित होगा। आगे उन्होंने अपने किए पर गहरा पछतावा भी लिखा था। हर शब्द में अपराध बोध साफ झलक रहा था। उन्होंने माना था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती बहुत देर से समझी और जब तक उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका था। डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भीग गई। पहली बार मुझे समझ आया कि माँ किन मानसिक हालात से गुजर रही थी, लेकिन ये समझ आने के बावजूद उनके किए हुए अपराध को सही नहीं ठहराया जा सकता था। उनकी मजबूरी अपनी जगह थी, मगर उन्होंने जिस रास्ते को चुना उसने एक मासूम बेटे की जिंदगी छीन ली और पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अगले ही दिन मैं फिर महेंद्र से मिलने गया। इस बार मेरे मन का गुस्सा पहले जैसा नहीं था, लेकिन सारी कड़वाहट भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं अभी उन्हें पूरी तरह माफ़ नहीं कर सका, क्योंकि मेरे दिल के घाव इतने जल्दी नहीं भर सकते। लेकिन अगर वो सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब बातें नहीं, उनके कर्म तय करेंगे कि वो कितने बदल चुके हैं। मेरी बात सुनकर महेंद्र की आंखें भर आई। उन्होंने वादा किया कि आगे की पूरी जिंदगी वो अपने हर फैसले से ये साबित करेंगे कि उन्हें अपने अतीत पर सच्चा पछतावा है। उन्होंने बताया कि उनके पास जो थोड़ी सी ज़मीन बची है उसे बेचकर वो मेरे लिए एक नया घर खरीदना चाहते हैं, ताकि मैं बीते हुए दर्द से दूर होकर नई शुरुआत कर सकूं। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी एक शर्त भी रखी। मैंने कहा कि अगर वो सच में नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिल से माँ के लिए नफरत निकालनी होगी। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने भारी मन से कहा कि वसुंधरा ने उन्हें बहुत दुख दिए, लेकिन अब वो किसी से बैर रखकर नहीं जीना चाहती। अगर माफ़ करने से मेरे मन को शांति मिलती है तो वो उन्हें दिल से माफ़ करने के लिए तैयार है। उनकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद इंसान सच में बदल सकता है। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और मेरे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। दर्द पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसे सहने की ताकत आने लगी थी। इसी दौरान मैंने प्रिया से फिर बात की। मैंने उसे बताया कि अब मैं अपने टूटे हुए अतीत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्रिया ने बिना किसी शिकायत के मेरा साथ स्वीकार कर लिया। जल्द ही हमारी शादी हो गई और हमने मिलकर नए सपनों के साथ अपना जीवन शुरू किया।
उसने हर कठिन पल में मेरा हाथ थामे रखा और मुझे मानसिक रूप से संभालने की पूरी कोशिश की। उसके साथ रहते रहते मैं धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों से बाहर निकलने लगा। फिर भी अन्वी की याद और माँ के किए हुए फैसले मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ जाते थे। समय बीतता गया, लेकिन अतीत की परछाइयाँ पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं हुई। एक दिन अचानक जेल से फ़ोन आया। वहाँ से मिली खबर ने मुझे फिर से अंदर तक हिला दिया। बताया गया कि मां ने अपने बैरक में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उनके पास से एक आखिरी पत्र मिला था जो मेरे नाम लिखा गया था। उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े पाप किए और उनके कारण ना सिर्फ अन्वी बल्कि मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया। उन्होंने लिखा था कि उन्हें मालूम है कि वो मेरी और अन्वी की माफ़ी के योग्य नहीं है, फिर भी एक बेटे से आखिरी बार क्षमा मांग रही है। पत्र के अंत में उन्होंने सिर्फ इतनी इच्छा जताई थी कि मैं अपने बाकी जीवन को दुख में नहीं बल्कि खुशियों के साथ जीने की कोशिश करूं, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा और शायद सबसे बड़ी राहत भी होगी। माँ का आखिरी पत्र पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझसे फिर सब कुछ छीन लिया हो। माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरे दिल में सबसे बड़ा दर्द यही था कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाया। अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बार बार यही ख्याल आता कि काश मैं एक बार उनसे मिलने चला जाता, काश आखिरी बार उनसे खुलकर बात कर लेता, काश उन्हें गले लगाकर अपने मन की सारी बातें कह देता। लेकिन अब ये सब सिर्फ अधूरी इच्छाएं बनकर रह गई थी। समय मेरे हाथ से निकल चुका था। मैं गहरी चुप्पी में डूब गया। तभी प्रिया ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे संभालते हुए कहा कि मुझे खुद को इस घटना का जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। उसने समझाया कि हर इंसान अपने फैसलों का परिणाम खुद भोगता है। माँ ने जो रास्ता चुना उसकी कीमत भी आखिर उन्हें ही चुकानी पड़ी। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अतीत के बोझ में दबकर ना रहूं बल्कि अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दूं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैं माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, कांपते हाथों से उनकी अर्थी को कंधा दिया और भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई दी। चिता की आग के साथ ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक लंबा और दर्दनाक अध्याय भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं होता, बल्कि ये भरोसे, त्याग, प्यार और जिम्मेदारी का भी रिश्ता होता है। जब उनमें से कोई एक चीज़ टूटती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मैंने अपने जीवन में प्यार भी देखा था, धोखा भी सहा था, अपनों का साथ भी पाया था और अपनों से सबसे गहरे जख्म भी मिले थे। इन सब अनुभवों ने मुझे सिखाया कि इंसान को अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता। माँ के जाने के बाद मैंने अपने मन की सारी कड़वाहट धीरे धीरे छोड़ने का फैसला किया और फिर एक दिन महेंद्र से मिलने पहुँच गया। इस बार मैं पहले जैसा नाराज नहीं था। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो सिर्फ नाम के पिता हैं। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे दोबारा जीना सिखाया। एक दिन उन्होंने भावुक होकर मुझसे कहा कि उन्हें पता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कई गलत फैसले किए हैं, लेकिन अब वो बाकी जीवन मेरे साथ बिताना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब मेरे बच्चे उन्हें दादा कहकर पुकारेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का एक और बोझ हल्का हो गया। मैंने उन्हें गले लगाया और पहली बार पूरे मन से अपने परिवार का हिस्सा स्वीकार कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जिंदगी ने फिर से करवट ली और हमारे घर में खुशियां लौटने लगी। मैं और प्रिया उसी घर में रहने लगे जो महेंद्र ने हमारे लिए खरीदा था। हमने मिलकर उसे प्यार और अपनेपन देकर एक सुंदर आशियाना बना लिया। प्रिया ने मेहनत करके अपनी छोटी सी दुकान शुरू की और मैंने भी अपनी नौकरी में लगातार मेहनत की। कुछ समय बाद मुझे कंपनी में मैनेजर की जिम्मेदारी मिल गई। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी और अब जिंदगी पहले जितनी कठिन नहीं रही। फिर भी मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली रहता था। वहाँ सिर्फ अन्वी की यादें रहती थी, उसकी पुरानी तस्वीर,
उसकी लिखी आखिरी चिट्ठी और उसकी आवाज़ आज भी मेरे दिल में वैसे ही जिंदा थी। कई बार रात को उसकी याद में मेरी आंखें भर आती थी। मैं अक्सर प्रिया से उसके बारे में बातें करता और वो हमेशा पूरे धैर्य से मेरी हर बात सुनती। वो मुझे समझाती कि अन्वी जहाँ भी होगी वो यही चाहेगी कि मैं दुख में नहीं बल्कि खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हर बार थोड़ा सुकून मिलता। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशी आई जिसने लंबे समय बाद हमारे घर में फिर से मुस्कान लुटा दी। हमें पता चला कि हम माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई। उस पल मुझे सबसे पहले अपनी बहन की याद आई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर वो आज जिंदा होती तो इस खुशी में सबसे ज़्यादा खुश वही होती। समय आया और हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसे पहली बार अपनी गोद में उठाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मेरे टूटे हुए दिल पर मरहम लगा दिया हो। मैंने उसी क्षण फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी का नाम भी अन्वी ही रखूंगा। जब मैंने ये बात प्रिया से कही तो उसने मुस्कुराकर पूछा कि क्या मैं सच में अपनी बेटी को यही नाम देना चाहता हूँ। मैंने बिना एक पल सोचे कहा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मेरी बहन की याद, उसका प्यार और उसके अधूरे जीवन को सम्मान देने का मेरा तरीका है। मैं चाहता हूँ कि उसकी याद हमेशा हमारे परिवार में जिंदा रहे। प्रिया ने भी मेरी भावना को समझा और खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार कर लिया। हमारी छोटी सी अन्वी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके साथ खेलते हुए मुझे कई बार अपनी बहन का बचपन याद आ जाता। जब वो थोड़ी समझदार हुई तो मैंने उसे अपनी बहन की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मैं चाहता था कि वो जाने कि उसके नाम के पीछे सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि त्याग, प्यार और दर्द से भरी एक पूरी कहानी छिपी है। मुझे हमेशा लगता था कि शायद इस तरह मेरी बहन की याद हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी और उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। महेंद्र भी अपनी पोती से बेहद स्नेह करते थे। वो उसे घंटों अपनी गोद में खिलाते, उसके साथ खेलते और उसे देखकर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाती जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कई बार वो भावुक होकर कहते कि ये नन्ही बच्ची उन्हें मेरी बहन अन्वी की याद दिलाती है, क्योंकि उसकी मासूम मुस्कान और भोला चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी मेरी बहन का हुआ करता था। एक दिन महेंद्र ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि अब समय आ गया है कि मैं एक और ऐसा सच जानूं जिसे इतने वर्षों से मुझसे छुपाकर रखा गया था। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मुझे महसूस हो गया कि वो कोई साधारण बात नहीं करने वाले। कुछ पल बाद उन्होंने कमरे के एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला। उसके अंदर कुछ पुराने पत्र, पीले पड़ चुके कागज और एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो उसमें मेरी माँ और महेंद्र साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके बीच एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हैरानी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। महेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं और उलझ गया। तब उन्होंने बताया कि मेरी माँ की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय भी था जिसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि माँ के पहले रिश्ते से एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो बच्ची उनसे अलग हो गई और बाद में उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया गया। ये सुनते ही मैं पूरी तरह स्तंभ रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी एक और बहन भी है जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ पता नहीं था। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। मैंने महेंद्र से पूछा कि अगर ये सब सच है तो वह अब कहाँ है। महेंद्र ने बताया कि उन्हें भी इस सच्चाई का पता बहुत देर से चला था। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्होंने उस लड़की को ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि वो अब बड़ी हो चुकी है, डॉक्टर बन चुकी है और एक सम्मानित अस्पताल में काम करती है। इतना ही नहीं, वो मुझसे मिलना भी चाहती है। ये सुनकर मेरे भीतर उत्सुकता और घबराहट दोनों पैदा हो गई। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात उससे करवाई गई। उसका नाम स्वाति था। पहली ही मुलाकात में उसकी सादगी, आत्मविश्वास और विनम्र स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया। उसने मुझे बताया कि उसने अपना पूरा बचपन अनाथालय में बिताया। उसे कभी ये नहीं पता चला कि उसके असली माता पिता कौन थे। बचपन से ही उसने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई में मेहनत की, डॉक्टर बनी और अब अपना जीवन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दिया। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व होने लगा।
मैंने भावुक होकर उससे कहा कि मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि मेरी एक बड़ी बहन भी है। आज उससे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा हिस्सा पूरा हो गया हो। मेरी बात सुनकर स्वाति की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा कि उसे मेरी छोटी बहन अन्वी के बारे में सब कुछ पता चला है और उसकी मौत की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि भले ही हम बचपन साथ नहीं बिता सके, लेकिन अब वो चाहती है कि हम आगे की जिंदगी एक सच्चे परिवार की तरह बिताएं। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी अपनापन महसूस हुआ और हमने तय किया कि अब हम अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बातचीत के दौरान हमने ये भी महसूस किया कि अन्वी के साथ जो हुआ वैसी तकलीफ किसी और बेटी को नहीं झेलनी चाहिए। तभी हमारे मन में एक संस्था शुरू करने का विचार आया जो ऐसी लड़कियों की मदद कर सके जिन्हें जीवन में अन्याय, शोषण या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो। हमने उस संस्था का नाम अन्वी फाउंडेशन रखा ताकि मेरी बहन की याद हमेशा लोगों की मदद के रूप में जिंदा रहे। शुरुआत आसान नहीं थी। हमारे पास ना पर्याप्त धन था और ना ही लोगों का भरोसा। कई लोगों ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फंड जुटाने में भी बहुत परेशानी आई। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने छोटे स्तर से शुरुआत की, जागरूकता कार्यक्रम किए, लोगों से मिलकर अपनी सोच साझा की और धीरे धीरे समाज का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारी मेहनत रंग लाने लगी। आज वही संस्था सैकड़ों जरूरतमंद लड़कियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक सहयोग और नई जिंदगी की उम्मीद पहुंचा रही है। जब भी किसी लड़की के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन अन्वी की याद को सही मायने में सम्मान दे पा रहा हूँ। इस काम में महेंद्र और स्वाति भी पूरे मन से हमारा साथ देते रहे। महेंद्र ने अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा संस्था के लिए दे दिया ताकि किसी जरूरतमंद की मदद पैसों की कमी से ना रुके। वहीं स्वाति चिकित्सा शिविरों का नेतृत्व करती रही और गरीब परिवारों की बेटियों का मुफ्त इलाज करती है। धीरे धीरे हम सब सिर्फ रिश्तों से नहीं बल्कि एक साझा उद्देश्य से भी जुड़ गए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत प्रिया हमेशा की तरह हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही। अगर उसने कठिन समय में मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं कभी संभल ही नहीं पाता। मैं आज जो भी हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बेटी अन्वी भी अब बड़ी हो रही थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज और अपनी बुआ स्वाति की तरह डॉक्टर बनने का सपना देखती है। मैं हमेशा उसे ईमानदारी, इंसानियत और दूसरों की मदद करने का महत्व समझाता था। एक दिन मैं अपनी बहन अन्वी की कब्र पर गया। काफ़ी देर तक वहां बैठा रहा और मन ही मन उससे बातें करता रहा। मैंने उसे बताया कि उसके नाम पर शुरू किया गया फाउंडेशन अब कई लड़कियों की ज़िंदगी बदल रहा है। मैंने भावुक होकर कहा कि मैं उसे उस समय बचा नहीं पाया, लेकिन अब अपनी पूरी ज़िंदगी उन बेटियों की मदद में लगाऊंगा जिनके साथ कभी उसके जैसे अन्याय हुए हैं। उस दिन पहली बार मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन जहाँ भी होगी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही होगी। जब आज मैं अपने बीते हुए जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। इसमें खुशी भी आती है, दर्द भी मिलता है, अपनों का साथ भी मिलता है और कभी वही अपने सबसे गहरे घाव भी दे जाते हैं। लेकिन हर अनुभव इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा कि गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत है। माँ ने जीवन में बहुत बड़े अपराध किए, लेकिन अंत में उन्हें अपने हर फैसले का पछतावा भी हुआ। शायद अगर उन्हें समय रहते अपनी भूल का एहसास हो जाता तो कहानी कुछ और होती, मगर किस्मत उन्हें दूसरा मौका नहीं दे सकी। दूसरी तरफ महेंद्र, जिन्हें कभी मैं अपना पिता मानने को तैयार नहीं था, आज मेरे जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन चुके हैं। उन्होंने अपने व्यवहार से साबित किया कि इंसान अगर सच में चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। स्वाति ने भी मुझे ये सिखाया कि कठिन परिस्थितियाँ किसी की मंजिल तय नहीं करती, बल्कि हिम्मत और मेहनत इंसान को नई पहचान देती हैं। आज अन्वी फाउंडेशन एक सम्मानित संस्था बन चुका है। यहाँ सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाई का अवसर, कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिया जाता है।
हर साल हम एक विशेष समारोह आयोजित करते हैं जहां उन बेटियों का सम्मान किया जाता है जिन्होंने संघर्ष को हराकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। जब उन लड़कियों की आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ, तब मुझे महसूस होता है कि मेरी बहन अन्वी की याद सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, बल्कि उन सभी जिंदगियों में हमेशा जिंदा रहेगी जिन्हें उसकी याद ने नई उम्मीद दी है। दोस्तों, अगर मेरी ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ी कोई सीख दी है तो वो यही है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करके उससे सीख लेना ही असली समझदारी है। अपने रिश्तों की हमेशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बिछड़े हुए अपने कभी वापस नहीं आते। मेरी बहन अन्वी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसका प्यार आज भी मेरी यादों में जिंदा है। मैं हर दिन उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यही सोचता हूँ कि काश मैं उसे बचा पाता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर इंसान हिम्मत और धैर्य बनाए रखे तो वह हर दर्द से बाहर निकल सकता है। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। आज भी मैं उसी शहर में रहता हूँ जहाँ मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी खोई थी। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर उसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता हूँ और उससे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उसका साथ नहीं दे सका। लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दे दिया है, दूसरों की मदद करना। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि हमेशा सच का साथ देना, किसी के साथ अन्याय ना करना और हर ज़रूरतमंद की मदद करना। मेरी यही कामना है कि वे कभी उन गलतियों को ना दोहराएं जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज भी मैं अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पिता और अपने पूरे परिवार को याद करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत दें, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों के काम आ सकूँ। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी भावुक किया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो या आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका प्यार हमें ऐसे ही दिल को छू लेने वाली बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही भावनाओं से भरपूर, प्रेरणादायक और शानदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदारों और एक खूबसूरत संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना व अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।